नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरे देश भर में देशव्यापी आंदोलन है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है और जिस वर्गीकरण की बात की गई है एसटीसी के मामले में, उसके खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन आज पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। हर जगह बंद का माहौल है। ऐसी चीजों में क्या कुछ चल रहा है, क्या रिजर्वेशन के खिलाफ जो आक्रोश दिख रहा है सड़कों पर, वो क्या है, क्यों ऐसा व्यवस्था किया गया, इसमें ऐतराज कहां पर है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को किस रूप में बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज ले रहे हैं, बड़े बड़े नेता ले रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजगीर के पूर्व विधायक रवि ज्योति से, जानने की कोशिश करेंगे, सुपर कॉप भी रहे अपने समय में, कि इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें जो आंदोलन की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐतराज है लोगों का। दलित संगठनों ने अपने हिसाब से पूरे बंद का आह्वान किया है, इसको दलित कर्फ्यू का नाम दिया गया है। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से भी आप नाता रखते हैं, खुद आपकी राजनीतिक कद बढ़ी रही है, आप खुद एक अच्छे अफसर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ समझ पा रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? अगर सबसे पहले साथ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को थैंक यू, और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस बड़े मुद्दे पर आपने मुझे इनवाइट किया। जैसे कि आपके उद्बोधन में था कि माननीय चिराग पासवान ने पहले समर्थन किया, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को फिर विरोध किए। ये टोटली पॉलिटिकल है। जहां तक मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, आरक्षण और संविधान का विरोध क्यों हो रहा है, आखिर क्या बात है? आरक्षण तो ये 78 ईयर पहले आई है, और जातिवाद को आपको इग्नोर नहीं करना होगा। हिंदुस्तानी व्यवस्था में जातिवाद एक बहुत ही भयानक चीज है। पूरे दुनिया में असमानता, अत्याचार, शोषण है, रंग भेद, नस्ल भेद, वर्ग भेद है। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत खराब स्थिति है कि हिंदुस्तानी समाज में हिंदुओं में जातिवाद बहुत ही भयावह है। अब बड़ा त्रासदी वाला ये सिस्टम है। अब रही आरक्षण की बात, अगर आरक्षण नहीं रहती तो दलित सेक्टर के लोग आज यहां तक नहीं पहुंच पाते। अब आया जाए कि आरक्षण का क्यों विरोध हो रहा है। एक कॉन्स्पिरेसी रच के, एक नैरेटिव क्रिएट करके, एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करके आरक्षण के लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो हिंदुस्तानी समाज है या हिंदुस्तानी व्यवस्था है, एक कंट्रोलर क्लास है जो व्यवस्था को कंट्रोल करता है। वो कदापि नहीं चाह रहा है कि डाउनवर्ड्स, जो नीचे के लोग हैं, उस व्यवस्था में शामिल हो। इक्का दुक्का व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं, जैसे माननीय चिराग जी हुए और बहुत दलित सेक्टर के लोग हुए, और वो भी उस व्यवस्था के, उस कंट्रोलर क्लास के पार्ट हो जाते हैं। अगर चिराग जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को समर्थन किए तो पहले भी वो इस बात का उठा रहे हैं, तो पहला वही जनरल सीट से लड़े, वो अपना सीट खाली करे। अब तो आपके समर्थन में इधर, इसीलिए हम बोले कि ये सब पॉलिटिकल वेटेज लेने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, जो सत्ता को कंट्रोल कर रहा है, या वो दलित हो या कोई पार्टी हो या कोई लोग हो। दलित को एक टूल किट में ये लोग यूज कर रहे हैं, और दलित आज भी पूरे हिंदुस्तान में डाउनवर्ड्स हैं। वंचित क्लास उसको बोला गया है। आज भी उसका बहुत कम लोग पढ़ लिख के उस मुकाम पे पहुंचे हैं जो दलितों को जगा रहे हैं, और जब जगा रहे हैं तो उन लोगों को खराब लग रहा है कंट्रोलर को। अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो दलित संगठनों की मांग है, पहला है SC ST में वर्गीकरण बंद करें। दूसरा मांग है कि SC ST के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए। तीसरा है कॉलेजियम सिस्टम बंद किया जाए और निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण दे। भारत में जातीय जनगणना कराई जाए। ये 5 प्रमुख मुद्दे। हाँ, अब आया जाए, नीचे से स्टार्ट करते हैं। जातीय जनगणना का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? जो आरक्षण विरोधी है, जो भारत को, हिंदुस्तान को विश्व पटल पर शक्तिशाली नहीं देखना चाह रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम है कि एक ही वर्ग, एक ही क्लास के आदमी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। अब आया जाए, उसको गौर किया जाए। हिंदुस्तान में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यहाँ ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है, मतलब जाति की बात नहीं, मानसिकता की बात, मानसिकता की बात हो रही है, व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जाति व्यवस्था हिंदुस्तान में एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट है,
और उसी इंस्टीट्यूट के तहत, उसी संगठन के तहत वो काम करता है। सत्ता पर एक अधिकार, न्याय पर एक अधिकार, व्यापार पर एक अधिकार, जमीन पर एक अधिकार, धर्म पर एक अधिकार, यही ब्राह्मणवाद है। अगर दलित सेक्टर के लोग भी अगर संपन्न होके चले जाते हैं तो वो भी उस व्यवस्था के पार्ट हो जाते तो हैं। सवाल यही है ना कि जब एक व्यक्ति आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता है, फिर उनके बाल बच्चों को आरक्षण की जरूरत क्या है? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि ये सामाजिक है, न कि आप हमें देख लीजिए, हम आपके जिला में काम किए हैं, जैसे ही पॉलिटिक्स में आए हमारे विरुद्ध अफवाह फैलाई गई कि हम जातिवाद हैं। जैसे ही कोई पढ़ा लिखा दलित अगर दलितों के वेलफेयर की बात करेगा, उनकी विकास की बात करेगा, तो जो सिस्टम है उसको जातिवाद करार कर देगा। नहीं, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। मेरा सवाल है कि जो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, उनके बच्चों को आरक्षण की जरूरत क्या है? क्योंकि उसको आरक्षण मिला हुआ है सोशल ग्राउंड पे। नहीं, नौकरी में भी है ना। हाँ, तो सोशल ग्राउंड पे है। तो क्यों आप पढ़ाई की व्यवस्था स्ट्रॉन्ग करें, हाँ, आप खुद सक्षम हो जाएं। हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन जो हन्नक जो मानसिकता है वो तो बदल आप नहीं सकते हैं। अगर वो पढ़ लिख के अगर बड़े ऑफिसर बन जा रहे हैं तो मंदिर में आप उसको प्रवेश करने दे रहे हैं। अगर कोई आईएएस, अब तो इस चीज का बहुत कमी आई है, बहुत कमी, तो जो चपरासी भी जो बड़े कास्ट के होते हैं उनको हे दृष्टि से देखते हैं, प्रणाम करना उनको बुरा लगता है। ये समाज की विकृत मानसिकता, उसको बदलने की हाँ, जरूरत है। तो आरक्षण उसी के लिए है ना, विकृत मानसिकता को ही खत्म करने के लिए आरक्षण दिया गया। आपको नहीं लगता है प्रेशराइज किया जाता है फिर? नहीं, हमें नहीं, वो मानसिकता है, वो हमारे डीएनए में घुसा हुआ है। हर जात अपने से नीच जात खोज लेता है। आपको जेपी मूवमेंट याद होगा, एक नारा बहुत बड़े ढंग से गूंजा था जयप्रकाश बाबू के समय में कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। इसी बात का तो रोना है। हम तो जब से हमारी लालन पालन परवरिश इस आबोहवा में नहीं हुई, बड़ा स्वस्थ माहौल में हुई, तो मैं तो ये डिमांड करता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तानियों को मैं करलब अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप समान शिक्षा व्यवस्था, समान चिकित्सा व्यवस्था और समान न्यायिक व्यवस्था, जो कॉलोनियल सिस्टम है, इस पर चोट है, आप मांग कीजिए। आप सारा आरक्षण और सारा सब्सिडी बंद कर दीजिए, देश सुपर पावर हो जाएगी। लेकिन जो सत्ता भोगी आदमी है, जो सत्ता भोगने के लिए है, या कोई पार्टी हो, हम किसी पार्टी पर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, जो नेता आप सत्ता को भोग रहे हैं या सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, वो कदापि नहीं चाहेंगे कि समान शिक्षा व्यवस्था हो। और हम हिंदुस्तानी जात पात में, स्वार्थ में इतने डूबे हुए हैं कि हम में नैतिकता नहीं है, हम में संवेदना नहीं है। एक भी हिंदुस्तानी में आप संवेदना दिखा दीजिए, नैतिकता दिखा दीजिए। कोई बड़े सेक्टर के लोग, बड़े वर्ग के लोग कभी समान शिक्षा व्यवस्था का वो समर्थन किए हैं? कभी समान चिकित्सा व्यवस्था का समर्थन किए हैं? कभी समान न्यायिक व्यवस्था? रवि ज्योति का समान इज्जत है पूरे समाज में। बिहार शिव की बात करें, नालंदा के किसी जगह पर बात करें, सबसे ज्यादा रिगार्ड आपको दिया जाता है। निश्चित, फिर हमको जातिवाद क्यों करार कर दिया गया? ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? ये सारे पॉलिटिकल लोग हैं। नहीं, पॉलिटिकल जो आप एक भी हमारे क्षेत्र में चले जाइए, मैं 21 साल तक नौकरी किया, मैं जातिवाद नहीं हो गया। अब मैं 5 साल जैसे ही पॉलिटिक्स में आया, गरीब गुरबा का काम करने लगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे नालंदा वासियों को एक चैलेंज देता हूं, एक चुनौती देता हूं कि हमें बता दे कि 5 साल में मैंने कौन सा जातिवाद किया, मेरे वजह से किस कम्युनिटी को, किस व्यक्ति को नुकसान हुआ या क्षति पहुंची। क्योंकि मैं जैसे ही दलितों का, गरीब गुरबा का बात करने लगा, वो हल्ला करने लगे कि हम जातिवाद है। यही जातिवाद है, इसीलिए हमको आरक्षण चाहिए। चर्चा एक जोड़ का है कि शहर से, बिहार शरीफ शहर से विधानसभा चुनाव रवि ज्योति लड़ेंगे, क्या कुछ ऐसा ये रूमर्स है या आप सच में लड़ने वाले? ये सच में है, और मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि जो आदमी दलित सिर्फ रिजर्व सीट से लड़ने का सोचता है, मैं जनरल सीट से लड़ने का सोचा हूं। मेरा राजगीर में कोई बेस नहीं है, मेरा बेस जो भी है बिहार सिर्फ टाउन में है। मैं तीनों थाना का थानेदार रहा हूं। हर एक बच्चा से लेके बुजुर्ग तक मुझे जानते हैं कि मैं कितना बुरा, कितना अच्छा, कितना गंदा इंसान हूं। मैं कितने को व्यक्ति को, मैन टू मैन, कितनों को लाभ पहुंचा सकता हूं, हानि पहुंचा सकता हूं, या स्वच्छ एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता हूं, यहाँ का एक आदमी जानता है। तो क्यों ना मैं लड़ूंगा। ये तो बात हो गई कि विधानसभा चुनाव रवि ज्योति लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे? हाँ, अब ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ तो आप फिक्स है सीट, एनडीए की सीट फिक्स है, वो विनिंग कैंडिडेट है,
अब रही कि इंडिया गठबंधन की बात, तो हम तो ट्राई उसी में मारेंगे, जहां स्पेस रहेगा वहीं ना जाएंगे। इंडी गठबंधन से याद आया कि कलकत्ता में जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ है, बेभत्स घटना घटी है, तमाम चीजें घटी है, इंडी गठबंधन के लोग खुलकर कुछ बोल नहीं पाते हैं, दबी जुबान पे ममता बनर्जी का भी विरोध नहीं कर पाते, बस बोलते हैं घटना घटी है, पूरे हिंदुस्तान की घटना है। मैं अगर बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह की बात करता हूँ, मगर विभत्सा की तमाम हदें पार कर दी गई हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो इंडी गठबंधन से ताल्लुक रखता है, उसको इसलिए डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि वहां ममता बनर्जी की नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो मनुष्य को अंतरात्मा से सोचने वाली बात है। और हम बार बार कह रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम जो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, किसी व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, हम हिंदुस्तानियों में संवेदना नहीं है, नैतिकता नहीं है। आप देख लीजिए मणिपुर जो एक सेक्टर है, ये तो कितनी शर्म की बात है हिंदुस्तानियों के लिए। मैं थोड़ा एग्रेसिव टाइप का आदमी हूँ, रेबेलियन टाइप का आदमी हूँ। सबको बीच रोड पर कंगारू कोट लगा के, डेकोरेटिव कानून लगा के रोड पे फांसी खींच दिया जाए। अगर हमारी माँ बहन, हमारी बेटी के साथ हो जाए, आप क्या कीजिएगा? मैं तो जहां तक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, मैं आह्वान करता हूं सारे पार्टीज, सारे लोग, वो हिंदुस्तान की बेटी है, मेरी बेटी हिंदुस्तान की बेटी, आपकी बेटी जिसका जो हुआ, आप दर्द उस आदमी से जानिए। आप कभी दंश झेले हैं इसका? जो दंश झेलता है वही जानता है। कल्पना कीजिए ना कि आपकी बेटी के साथ हो गया, तो फिर मुंह क्यों नहीं खुल रहा है लोगों? मुंह तो खुल ही रहा है, सब आदमी देख। राहुल गांधी कुछ बोल नहीं पा रहे, सिर्फ कहते हैं कि घटना घटी है, उसका मुझे अफसोस है। प्रियंका गांधी सिर्फ घटना का अफसोस कर रही हैं। अभी लोग क्या करेंगे तो बताइए? क्यों नहीं बोलते? जैसे आप जब बीजेपी के सरकार में होता है तो आप पूरे बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, दोष देने की कोशिश करते हैं। आज ममता बनर्जी की सरकार में हुआ है, कोई भी विपक्षी जो है पार्टी, वो ये बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मणिपुर वाले में भी बोल के देखा, मणिपुर में तो हर किसी ने, अगर मान लीजिए कि वही तो मैं बात कर रहा हूँ विधायक जी, कि जब मोदी जी के शासनकाल में जब मणिपुर की घटना घटी, तो मोदी से सवाल पूछा गया कि आप क्या कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, सत्ता में राहुल गांधी जी हैं कि मोदी जी हैं? सत्ता में मोदी तो पूछ ही रहे ना। एक्शन कौन लेंगे? नहीं, एक्शन तो अगर राज्य सरकार है तो ममता बनर्जी। निश्चित रूप से लेनी चाहिए। लिया जा रहा है ये फेडरल गवर्नमेंट है, आप हिंदुस्तान में फेडरल गवर्नमेंट है। आप देखिए, एक आज बहुत बड़ी बात आ गई है कि पहले पूर्व जो सुप्रिंटेंडेंट रहे थे वहां पे, उनका आरोप है कि वहां पर प्रिंसिपल जो था वो तमाम तरीके का रैकेट चला रहा था, बॉडीज को बेचने से लेकर हर वो गंदा काम जो था उस आर्जिकर कॉलेज में चल रहा था। किसी ने नहीं बोला, चूंकि सत्ता पार्टी का उनको संरक्षण प्राप्त था। जिन लोगों ने विरोध किया उनका आधे घंटे के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि राजनीति इसमें क्यों हो रही है? सत्ता का खेल तो हर जगह चलता है। तो बिहार में देखिए, मुजफ्फरपुर में कलकत्ता से विभत्स हाल हुआ है। मैं वही बात कर रहा हूँ, आवाज क्यों नहीं उठ रहा है? ममता बनर्जी के खिलाफ इंडी गठबंधन खुलकर क्यों नहीं बोल रही है कि आपके सरकार में या आपकी एक्शन से हमको कल राहुल गांधी, आपको याद होगा, कहते थे कि मुझे हाथरस जाने से कोई नहीं रोक सकता, कलकत्ता जाने से कौन रोक रहा है उनको? जाते क्यों नहीं? अच्छा, हमको एक बात बताइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ रजनीकांत जी, आप भी बड़ा सेंसिबल आदमी है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल बीइंग से बिलोंग करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं। कभी सोचे हैं कि हमें संवेदना होती है, हमें नैतिकता होती है? जात पात और पार्टी या निजी स्वार्थ में आप नेता चुनिएगा, आप खोजिएगा राजा हरिश्चंद्र, तो कहां से मिलेगा? सब आदमी हिंदुस्तान में हर एक आदमी स्वार्थी है। मैं तो बड़ा रेबेलियन टाइप का हो गया। मैं पुलिस में था, आप ही लोग के समकक्ष रहा हूं, आप ही लोग के समक्ष रहा हूं। कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मैं आपसे नजर ना मिला पाऊं। जैसे ही पॉलिटिक्स में आया, गरीब गुरबा का काम करने लगा, जातिवाद करार कर दिया गया। अजब बात है। हम पहले ये बताइए, नेता पब्लिक चुनता है कि पब्लिक नेता को चुनता है? पब्लिक नेता को चुनता है। तो हिंदुस्तान की क्या स्थिति है? लोग विचारधाराओं के अनुसार, जाति के अनुसार लोग नेता चुन रहे हैं, निजी स्वार्थ में चुन रहे हैं। अब वहां विपक्ष बोलेंगे तो ममता बनर्जी उनके अलायंस में, तो वो तकलीफ में आ जाएंगे। मणिपुर में सत्ता पक्ष चुप है। तो ये हिंदुस्तानी, हम तो एक ही बात कहेंगे रजनीकांत जी, हम हिंदुस्तानी हजारों अरबों खरबों साल से संवेदनहीन है। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा हिंदुस्तान सोने के चिड़िया थी। अरे क्या बोलिएगा, जिस देश को हुनों ने लूटा, कुषाणों ने लूटा, चंगेज ने लूटा, हलाकों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, मंगोलों ने लूटा,
मुगलों ने लूटा। कैसे कहिएगा कि हम बहुत मजबूत है? अगर आप बहुत मजबूत थे तो इतना इन्वेंटर, इतने आक्रमणकारियों को आप झेल के आत्मसात कर लिए। दूसरा उदाहरण, एक नैरेटिव है, एक पर्सपेक्टिव है। सॉरी, अंग्रेज आया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो व्यापारी था, हिंदुस्तान को लूटने आया था, व्यापार करने आया था, लूट के चला गया। लेकिन जो रोड, बिल्डिंग, पुल बनाया, 150 साल होने जा रहा है, उसमें खरोंच तक नहीं आई है। हम कितने बड़े देशभक्त हैं कि अपने देश का पैसा, अपना पैसा अपने गांव घर के नली गली पुल में लगाते हैं और 6 महीना में ढह जाती है। कहां गया हमारा देश प्रेम? हमारी बेटी को रेप हो रही है, पार्टी के नाम पर आप चुप है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा एग्रेसिव हो गए, क्या कीजिएगा? सच्चा हिंदुस्तानी है, एकदम सच में आप निष्पक्ष और ईमानदारी होकर सोचिए। हम हिंदुस्तानियों में संवेदनाएं नहीं होती है। 80 रुपया दिहाड़ी कमाने वाले से 80,000 रुपया वाला घूस लेता है। आप सोच लीजिए क्या स्थिति है। तो अब तक आपने देखा और सुना है किस तरीके से बेबाक अंदाज में पूर्व विधायक रवि ज्योति ने अपने पक्ष को रखा है। हर सिस्टम पे बात किया, चाहे वो डॉक्टर बिटिया का सवाल हो या आरक्षण का, हर बिंदुओं पर खुल करके अपनी बात रखी, बेबाकी से अपनी बात रखी। और इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए रवि ज्योति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।